नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल। केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच में टकराव में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई और इस टकराव का वृद्धि का एक बड़ा मामला जो इसमें देश भर में गर्म है वह है पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी अल्पन बंदोपाध्याय का, जिसे केंद्र सरकार ने अचानक से ही डीओपीटी में 31 मई सुबह 10 बजे तक रिपोर्ट करने के लिए कहा था, आज ही के दिन। लेकिन उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया आज, और उन्होंने एक तरह से जो है कि अपनी सेवानिवृत्ति ले ली, वो रिटायरमेंट उन्होंने ले लिया। और ममता बनर्जी ने उन्हें अपना ही मुख्य सलाहकार बनाया, यानी मुख्यमंत्री के वो पश्चिम बंगाल के चीफ एडवाइजर बने हैं वो इस समय। ये घटनाक्रम अब तक है, लेकिन ये घटनाक्रम अभी भी बंद नहीं हुआ है। सूत्रों के हवाले से समाचार आ रहे हैं कि केंद्र सरकार उनको चार्जशीट, एक तरह से उनके विरुद्ध चार्जशीट दाखिल कर सकती है, लेकिन अभी वो घटनाक्रम हम लोगों के सामने में नहीं है, इसलिए अभी मैं उस मुद्दे पर नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर वो ऐसी कुछ घटनाक्रम रहेगी तो हम लोग आगे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन जो ये मुख्य मामला है, ये देखिए, भारतीय संविधान एक तरह से केंद्र और राज्य के बीच में इस तरह से टकराव की कल्पना नहीं करता है। अगर हम लोग भारतीय संविधान को समझें तो भारतीय संविधान केंद्र और राज्यों के बीच में सहयोग की भावना के आधार पर काम करने की बात करता है। लेकिन ये जो इस प्रकार की जो टकरावपूर्ण स्थितियां बनती हैं वो संविधान के मूलभूत भावनाओं के विरुद्ध है। मूलतः केंद्र और राज्य को काफ़ी आपस में मिलकर काम करना चाहिए, वो भी उस स्थिति में जिसमें देश अभी इस समय सबसे ज़्यादा जो है कि वो कोरोना के मामले से जूझ रहा है। अभी पश्चिम बंगाल में जो है कि वो तूफान से भी वो ग्रस्त है, यास तूफान का भी मामला है वहाँ पे। तो ऐसे स्थिति में ये गंभीर समस्या है। इस मामले की शुरुआत कहाँ से होती है? 10 मई को अब हम लोगों को पता है कि ममता बनर्जी ने 5 मई को उन्होंने शपथ ग्रहण लिया था और 10 मई को एक तरह से उन्होंने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया था। उन्होंने 10 मई को केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा था। उस पत्र में उन्होंने केंद्र सरकार से एक तरह से अनुमति मांगी थी कि अल्पन बंदोपाध्याय जो चीफ सेक्रेटरी हैं पश्चिम बंगाल के, उन्हें 3 महीने का एक्सटेंशन दिया जाए। ये 10 मई 2021 का घटनाक्रम था और इस रिक्वेस्ट को केंद्र सरकार ने स्वीकार किया और 24 मई को उन्हें एक्सटेंशन प्राप्त हो गया। लेकिन जैसा हम लोग जानते हैं कि एक तरह से यास तूफान को लेकर कलाईकुंडा में माननीय प्रधानमंत्री गए थे और वहाँ पे एक तरह से उस मीटिंग में जैसा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का कहना है कि वो वहाँ पे लेट से पहुँच पाई, वो चूँकि मौसम काफ़ी ख़राब था, और उन्हीं के साथ चीफ सेक्रेटरी भी थे। हालांकि सभी लोग राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा करते हैं कि चूँकि प्रधानमंत्री ने उसमें वहाँ के नेता विपक्ष को भी जो है कि उसमें शुभेंदु अधिकारी को बुला लिया था, इस कारण से ममता बनर्जी नाराज़ थी। लेकिन ये एक तरह से पॉलिटिकल महकमे में ये चर्चा है। लेकिन जो तकनीकी तौर पे जो जानकारियां सामने में दी जा रही हैं, जो ममता बनर्जी ने स्पष्टीकरण दिया है या फिर जो पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण आ रहे हैं, उसमें ये चीज़ कहा गया है कि कहीं ना कहीं वो वैसी परिस्थितियां थी उस समय कि वो लेट हो गई वहाँ पे जाने में, और उन्हीं के साथ चूँकि वहाँ के चीफ सेक्रेटरी भी थे, तो चीफ सेक्रेटरी के ऊपर कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लगा कि उन्होंने एक अधिकारी के रूप में जो प्रधानमंत्री के साथ का जो प्रोटोकॉल होना चाहिए उसको फॉलो नहीं किया। ये तमाम आरोप प्रत्यारोप है, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, उसके कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन है और वो भारत में कैसे काम करती है, तब हम लोग इस विवाद को समझ सकेंगे। देखिए, हम लोग जानते हैं कि अखिल भारतीय सेवाओं में जो उसमें एक तरह से जो नियुक्ति का काम होता है, कैडर आवंटन का काम होता है, वो केंद्र सरकार करती है। अगर आईएएस है तो वो काम जो है कि वो कार्मिक मंत्रालय यानी डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, वो जो है कि उनका पूरा कैडर कंट्रोलिंग का काम करता है और उनसे संबंधित चीज़ों को देखता है। इस मामले में भी जो पश्चिम बंगाल के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उसको डीओपीटी नहीं यानी कि कार्मिक मंत्रालय नहीं 31 मई सुबह 10 बजे तक आने के लिए उनको कहा था, जिस रिक्वेस्ट को एक तरह से वो नहीं आए वो, और ये पूरा विवाद और गहराता हुआ चला गया। लेकिन प्रोसेस क्या है आखिर कैडर आवंटन का? कैडर आवंटन का प्रोसेस ये है कि देखिए, एक बार जब किसी का सिलेक्शन होता है तो उसको फिर अलग अलग कैडर मिल जाते हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि आईएएस के संदर्भ में मेन कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी डीओपीटी है। अगर उसी तरह से अगर हम लोग देखें भारतीय पुलिस सेवा की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसका कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है वो होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो है कि सारे आईपीएस के लोग आते हैं। तो यहाँ पे क्या नियम क्या कहता है इस पूरे प्रकरण में? हम लोग अगर गैर राजनीतिक होकर पूरे मामले की समीक्षा करें अगर कि इस पूरे प्रकरण में नियम क्या कहता है, कैसे किसी को, एक बार देखिए, जब आप सर्विस में जाते हैं, आपका सिलेक्शन होता है तो आपको एक संबंधित कैडर मिलता है। जब आप उस कैडर में जाते हैं तो फिर वो राज्य सरकार के अधीन आप काम करते हैं। लेकिन अगर ऐसे स्थिति में मान लीजिए कि आपका कैडर परिवर्तन करना हो या कुछ दूसरी तमाम तरह की चीज़ें हों, तो वैसे स्थिति में
राज्य सरकार अपने तरफ से भी अनुशंसा भेजती है या फिर केंद्र सरकार राज्य सरकार से पूछती है। इसके लिए जो एक एक्ट बना हुआ है वो एक्ट है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एक्ट 1954। ये एक्ट है जिसके आधार पर कैडर कंट्रोलिंग का काम होता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिनियम 1954 इस एक्ट का जो रूल नंबर 61 वो क्या कहता है, उसी के 61 के आसपास ही ये संपूर्ण व्याख्या जो है सिमटा हुआ है अल्पन बंदोपाध्याय के संपूर्ण मामले को। देखिए, अगर इस 61 को समझें तो 61 की जो चीज़ें हैं वो ये है कि अगर केंद्र को किसी का कैडर चेंज करना है या फिर उसको केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे किसी कैडर में, कैडर मतलब संबंधित राज्य, जैसे बिहार कैडर, यूपी कैडर, पश्चिम बंगाल कैडर, इस तरह से राजस्थान कैडर, तो इस तरह से ही कैडर बने हुए हैं। तो अगर किसी कैडर से केंद्र को किसी को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में बुलाना है तो उसके लिए 61 जो रूल है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एक्ट 1954 का, वह कहता है कि केंद्र सरकार को पहले इस मामले में राज्य सरकार से बात करनी चाहिए और उससे सहमति लेनी चाहिए। ये प्रोसेस है। लेकिन हाँ, जब उसी रूल्स में आप आगे बढ़ते हैं कि अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में उस मामले को लेकर मतभेद उत्पन्न हो जाए तो वैसे स्थिति में केंद्र सरकार का निर्णय मान्य होगा। अंततः केंद्र सरकार के निर्णयों को माना जाएगा उसमें। यह है फुल, जो आप अलग अलग ढंग से जो अलग अलग जगहों पे आप डिबेट देख रहे हैं, वहाँ पे कोई प्रथम पक्ष को ही लेके घूम रहा है या फिर कोई केवल द्वितीय पक्ष को लेके ही घूम रहा है। तो संपूर्णता के साथ इस दोनों को व्यापकता में देखने की आवश्यकता है। अब अगर इस रूल को हम लोग अल्पन बंदोपाध्याय पे लागू करते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ। यहाँ पे होना ये चाहिए था कि केंद्र सरकार राज्य सरकार से पूछती, इस मामले में कम्युनिकेशन होना चाहिए था। बजाबते एक डीओपीटी की तरफ से पश्चिम बंगाल सरकार से कम्युनिकेशन किया जाता और वो उनसे पूछा जाता कि भाई हम इस मामले में हम इन्हें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में लेना चाह रहे हैं। फिर राज्य सरकार हाँ या ना जो भी चीज़ कहती, एक सहमति का प्रयास होता। मान लीजिए कि अगर वो ना भी कह देते तो फिर केंद्र अगर कोई ऐसा निर्णय लेता तो फिर वो मान्य होता। लेकिन इसमें इस पूरे घटनाक्रम में इस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया। यानी केंद्र ने सीधे सीधे एक आदेश निकाल दिया, तो कहीं ना कहीं वो उस नियम का उल्लंघन होता हुआ दिखता है। हाँ, अगर केंद्र सरकार कम्युनिकेशन करती, वहाँ पे राज्य सरकार से पूछती, उनका हाँ ना जो भी होता, अगर वो हाँ होता तब तो कोई समस्या नहीं, ना भी होता तो फिर केंद्र सरकार का वीटो चल जाता। लेकिन यहाँ पे इस पूरे प्रकरण में जो दिख रहा है यहाँ पे कि काफ़ी हड़बड़ी में कुछ निर्णय लिए गए और राज्य सरकार से संपर्क ही नहीं किया, एक तरफा आदेश जारी कर दिया। तो ये जो एक तरह से कहीं ना कहीं जो सहयोगी संघवाद की मूल भावना है उसके विपरीत ये पूरा मामला जाता है। देखिए, जो अल्पन बंदोपाध्याय हैं, एक तरह से इनको माना जाता है कि एक अगर देश भर में जो कर्तव्यनिष्ठ जो अधिकारियों को अगर सूची बनाई जाएगी तो उसमें उनका काफ़ी ऊपर नाम जाता है। इनका 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं अल्पन बंदोपाध्याय, और ये रूल बुक के हिसाब से चलते हुए रहे हैं। एक तरह से कार्यदक्षता के दृष्टि से देश के सर्वश्रेष्ठ आईएएस में उनकी गिनती होती है। लेकिन चूंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में काफ़ी टकराव की स्थिति हुई तो वैसे स्थिति में वो एक तरह से इसके चपेट में आए, हम लोग कह सकते हैं इसको प्राथमिक दृष्टि से। और ये घटनाएं तब घट रही है जबकि देश इसमें भीषण समस्याओं से जूझ रहा है। तो इस समय इस प्रकार के तानातनी से राजनीतिक दलों को बचना चाहिए था और इस जो पश्चिम बंगाल और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके टकराव में इस प्रकार के ईमानदार अधिकारी को भी आना पड़ा। हालांकि घटनाक्रम में जैसा मैंने बताया कि वो उन्होंने सेवानिवृत्ति को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि 28 मई को जो डीओपीटी का लेटर था वो 28 मई को जारी किया गया था और 28 मई के उस लेटर में अल्पन बंदोपाध्याय से कहा गया था कि वो 31 मई यानी आज सुबह वो मॉर्निंग में आके वो रिपोर्ट दर्ज कराएं दिल्ली में। वो नहीं आए। अब सूत्रों के हवाले से आगे कहा जा रहा है कि उनके ऊपर चार्जशीट जारी हो सकते हैं। तो मैं अभी उस मुद्दे की तरफ नहीं जा रहा हूँ। अलग अलग चाहे जवाहर सरकार हो या फिर देश के जो पूर्व जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं उन सबों की भी राय यही है कि केंद्र और राज्य के बीच में हो सकता है कि अलग अलग दोनों जगहों पे अलग अलग जो है कि पार्टियां हों, उनके विचार अलग हों, अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ के साथ वो रहते हों, लेकिन हमारा जो संविधान है वो सहयोगी संघवाद की बात करता है। ऐसे स्थिति में उनके बीच में एक समन्वय होना चाहिए और ये सारे लोग कह रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं जब इस प्रकार के जब आप निर्णय लेते हैं तो उसमें आपको एक तरह से स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए, रूल को फॉलो करना चाहिए। ऐसी ही घटना पश्चिम बंगाल में इसके पहले भी घटी थी। वो घटना क्या था कि जब उसमें भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के ऊपर जब हमले की घटना आई थी तब केंद्र सरकार ने वहाँ के 3 आईपीएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में बुलाया था। लेकिन उस समय भी ममता बनर्जी उसमें अड़ी थी और
उन तीनों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में, उन लोगों को भी ऐसे ही आदेश जारी किया था, उन तीनों IPS अधिकारियों को, लेकिन उन लोगों को वहाँ पश्चिम बंगाल सरकार ने नहीं छोड़ा, उनको रिलीज़ नहीं किया उनको, और वो आज भी पश्चिम बंगाल सरकार में ही अलग अलग पदों पे काम कर रहे हैं। अभी भी वो पश्चिम बंगाल सरकार में उनकी तैनाती है, वो IPS के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ये एक स्थिति है, ये टकराव की स्थिति से बचना चाहिए सबों को। राजनीतिक दलों के टकराव के बीच में अगर जो अस्थायी कार्यपालिका है, देखिए जो हमारा कार्यपालिका है उसमें एक जो है कि परमानेंट जो है कि वो एग्जीक्यूटिव के रूप में ये ब्यूरोक्रेसी का ढांचा आता है, तो कृपया ब्यूरोक्रेसी के ढांचे से इस प्रकार का उसका पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये काफ़ी गंभीर और संगीन मामला है। मैं अभी भी जो देश के जो अलग अलग सभी पार्टियां हैं, विशेषकर पश्चिम बंगाल सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सबों से कहूँगा कि एक तरह से जो फेडरल स्ट्रक्चर है देश का, और विशेषकर सहयोगी संघवाद की जो पूरी अवधारणा है, उस पूरे अवधारणा को सबों को फॉलो करना चाहिए, और इस संकट के समय में तो जरूर इसको फॉलो करना चाहिए। और केंद्र सरकार को भी इस प्रकार के निर्णय हड़बड़ी में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस समय वो समय नहीं है कि आप ईगो के इन सब मामलों को कोई ईगो का आधार बनाएं, क्योंकि इससे नुकसान देश को बड़ा हो सकता है ऐसे मामले में। नमस्कार।